नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 15 जून से शुरू होने वाली फ्लाइट सेवाओं से पहले विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों ने किरायों में कटौती की है। जानकारी के अनुसार आकाशा एयर ने बेंगलुरु रूट के टिकट किराए में कमी की है। सोमवार को जहां टिकट का किराया 8,532 रुपए था, वहीं मंगलवार को इसे घटाकर लगभग 6,500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा इंडिगो ने नोएडा से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट का किराया 4,981 रुपए घटाकर 3,394 रुपए कर दिया है। बताया जा रहा है कि बढ़े हुए किरायों को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इस मुद्दे को सबसे पहले जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने प्रमुखता से उठाया। किराया में कटौती के बाद यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो मुजफ्फरनगर में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत 7 मई से स्वगणना अभियान शुरू कर दिया गया है, जो 21 मई तक ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगा। इसके बाद 22 मई से जिले में मकान गणना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने नागरिकों से अपील की है कि वो निर्धारित पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी सही तरीके से दर्ज करें, ताकि गणना प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। प्रशासन ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिवसवार विशेष रणनीति भी तैयार की है। डीएम ने इसे संबंध में एक अपील वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लोगों से सक्रिय सहयोग की अपील की गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि स्वगणना अभियान को अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी के साथ सफल बनाया जाए और गणना 2027 का पहला चरण समय पर पूरा हो सके। सभी सम्मानीय नागरिकों को धन्यवाद दूंगा कि आप सभी लोग पूरे मनोयोग से जिम्मेदारी के साथ जनगणना के महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं पुनः आप सभी से अपील करूंगा, इस महत्वपूर्ण कार्य में जिससे देश के भविष्य के निर्माण की सारी योजनाएं तैयार होती हैं, ऑथेंटिक डाटा एक तैयार होता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी सही जानकारी दें और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी निवेदन है कि अपनी कोई आईडी अथवा ऐसी कोई जानकारी किसी को न दें। केवल सूचनाएं दी जानी है। जो प्रकरण आपके पास जा रहे हैं उनको अपने से संबंधित केवल सूचनाएं दी जानी है। कोई अपनी दस्तावेज या आईडी या कोई पिन कोड या कुछ भी इस प्रकार का ओटीपी आदि आप किसी से शेयर न करें, लेकिन अपने से संबंधित सही जानकारी प्रकरण को उपलब्ध कराएं, जिससे हम और आप सभी मिलकर एक सशक्त और एक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए अपना योगदान दे सकें और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और शुचिता और विश्वसनीयता के साथ पूर्ण कर पाए। आप सभी का पुनः सहयोग के लिए आह्वान और आभार। सभी सम्मानीय नागरिक। तो वहीं गाजियाबाद में शादी समारोह के दौरान 1,11,11,000 रुपए नगद दिए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद उमेश पहलवान इदरीसी का बयान सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद लोगों ने इसे दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाला बताया। अब उमेश पहलवान ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए देशवासियों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी भी रूप से दहेज प्रथा को बढ़ावा देना नहीं था। यदि उसके किसी कदम से लोगों की भावनाएं आहत हुई है तो वो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो दहेज प्रथा के खिलाफ और समाज से इस कुप्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में वो स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे और ना ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। वायरल वीडियो के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब उनके बयान के बाद मामले को लेकर नई प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं नोएडा में 13 अप्रैल को वेतन वृद्धि को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस कमिश्नरेट नोएडा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सत्यम वर्मा और आकृति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई है, क्योंकि एनएसए के तहत प्रशासन लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। पुलिस की विशेष जांच टीम और स्थानीय इमरजेंसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी,
जांच में सामने आया है कि सत्यम वर्मा और आकृति ने प्रदर्शन से पहले पूरी रणनीति तैयार की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भड़काऊ संदेश फैलाया और बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने का काम किया है। गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान दोनों आरोपी लगातार भीड़ को उकसाकर हिंसक गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहे थे। मामले की जांच अभी जारी है। वहीं बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र के गांव काचरोट में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक का शव देखा। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की खानपुर थाना पुलिस ने आसपास के थानों को भी सूचना भेज दी है ताकि शव का पता लगाया जा सके, मदद मिल सके और प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग घटना को लेकर तरह तरह की आशंका जता रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक युवक जिम ट्रेनर पर गलत दवाइयों और स्टेरॉयड इंजेक्शन देकर शरीर खराब करने का आरोप लगाया है। मामला को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पीड़ित कमल कांत त्यागी उर्फ विक्की त्यागी के अनुसार वो इंदिरापुरम स्थित फिटनेस जिम में योग और व्यायाम के लिए जाता था। आरोप है कि जिम संचालक गुलजार खान ने बेहतर बॉडी और फिटनेस बनाने का झांसा देकर उसे स्टेरॉयड और इंजेक्शन लगवाए। पीड़ित का दावा है कि इन दवाओं और इंजेक्शनों के बदले उससे करीब 80,000 रुपये वसूले गए, जिससे कुछ भुगतान यूपीआई और बाकी नगद किया गया। पीड़ित के मुताबिक इंजेक्शन लगने के बाद उसके शरीर पर गंभीर साइड इफेक्ट हुए और कुल्हे का निशान प्रभावित हुआ। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने भी इंजेक्शन को खतरनाक बताया। उत्तर प्रदेश पुलिस की इंदिरापुरम थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी, मैं मकानपुर का रहने वाला हूँ और नीतिखंड के पास एक जिम है ASR फिटनेस जिम करके, जो कि अब बंद हो चुका है। उसका मालिक था गुलजार खान। वहाँ पे मैं जिम करने गया अक्टूबर 2023 में। तो उसके दौरान उसने मुझे बॉडी प्रशिक्षण के नाम पे कुछ इंजेक्शंस मुझे सजेस्ट किए, जो कि मैंने शुरू में तो उसको मना कर दिया था, लेकिन उसने काफ़ी मुझ पर दबाव बनाया कि नहीं, आपकी बॉडी ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसा होगा वैसा होगा। कम से कम 15-20 दिन बाद उसने मेरे को इंजेक्शन लगाए, जिनके एवज में उसने मुझसे 42,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से और 38,000 रुपये कैश माध्यम से उसने मुझसे वसूले। और तत्पश्चात 4 से 5 महीने के बाद मेरे कूल्हे में मुझे पैर में चलने में मुझे दिक्कत आने लगी। मैंने सोचा ऐसे ही कुछ दिक्कत होगी तो मैंने मुंह वगैरह लगा के उसको ठीक कर लिया। बट जब सर्दियाँ आई, सर्दियों में मतलब 2025 की बात है, सर्दियाँ आई तो मेरे कूल्हे में ज़्यादा दर्द हो गया। मैंने आसपास से पड़ोसी से, किसी अपने जानवर से पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए, इसमें क्या हो सकता है। तो किसी ने मुझे स्पाइन क्लिनिक सजेस्ट किया आनंद विहार में। मैं वहाँ पे गया, डॉक्टरों ने मुझे चल के फिर के देखा। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे 2 एक्सरे सजेस्ट किए, जो कि घुटनों के थे, क्योंकि मेरे घुटने टेढ़े हो रहे थे। तो मैंने घुटनों का एक्सरे कराया तो उसमें कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि बस उससे ये पता लग रहा था कि मेरे घुटनों पे दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से टेढ़े हो रहे हैं। इसलिए डॉक्टर ने फिर मुझे MRI सजेस्ट की। MRI सजेस्ट करने के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई और वो तत्पश्चात मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उसमें बोला कि आपका स्टेरॉयड के द्वारा कूल्हा खराब हो चुका है, क्या आपने कोई स्टेरॉयड लगवाया था। तब मुझे ध्यान आया कि गुलजार खान ने उस टाइम पे मेरे को ये सब इंजेक्शन लगाए थे। तो वहीं नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन और ग्रेटर नोएडा डिपो से
बोडाकी रेलवे स्टेशन तक नई मेट्रो लाइन के लिए जल्द टेंडर जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अगले एक सप्ताह में टेंडर जारी किए जा सकते हैं। यदि पहले ही प्रयास में एजेंसी का चयन हो जाता है तो दिवाली के आसपास निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक लगभग 11.56 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। इस रूट पर 8 नए मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं और परियोजना की अनुमति लगभग करीब 22-54 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा डिपो से बोडाकी रेलवे स्टेशन तक 2.6 किलोमीटर लंबी दूरी मेट्रो लाइन भी प्रस्तावित की गई है। इस रूट पर 2 मेट्रो बनाए जाएंगे और इसकी लागत लगभग 416 करोड़ रुपए की होगी। परियोजना पूरी होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय कुमार ने अनुशासनहीनता के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए एक दरोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ककरोली थाने में तैनात दरोगा समय सिंह पर थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में खतौली क्षेत्र की भूट चौकी पर तैनाती सिपाही अजय को सोशल मीडिया पर रील बनाने के मामले में सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान बनाई गई रील विभागीय नियमों के विरुद्ध पाई गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई को अनुशासन बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एसएसपी संजय कुमार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विभाग में अनुशासनहीनता और नियमों के उल्लंघन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र स्थित रामपुरी इलाके में पत्नी विवाद के चलते एक युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार युवक की हालत बिगड़ने पर पुलिस ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर एसपी सिटी अमृत जैन अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। एसपी सिटी ने परिजनों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किए जाने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और विभिन्न पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में बुधवार शाम फ्लैग मार्च के दौरान एक खास नज़ारा देखने को मिला, जब सख्ती और सुरक्षा के माहौल के बीच गिटार की मधुर धुन से पुलिस काफिले को कुछ पल के लिए रोक दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के अबकारी रोड स्थित चुंगी नंबर 2 पर एसपी सिटी अमृत जैन अपने अधीनस्थों के साथ फ्लैग मार्च कर रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे एक बच्चा गिटार पर एक हसीना थी एक दीवाना था कि धुन बजा रहा था। इस धुन इतनी सुरीली थी कि एसपी सिटी खुद रुक गए और इशारे से काफिले को भी थमा दिया। उन्होंने कुछ देर तक संगीत सुना और फिर बच्चे को अपने पास बुलाकर उसकी तारीफ की। मुस्कुराते हुए हाथ मिलाकर उसे शाबाशी दी, जिससे वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। ये बच्चा पराग जैन है, जो एसडी पब्लिक स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र है। पराग पिछले 7 महीने से गिटार सीख रहा है। उसके पिता संजीव जैन लैपटॉप की दुकान चलाते हैं, जबकि मां शिखा जैन शिक्षिका है। ये छोटा सा पल लोगों को ये संदेश दे गया कि हुनर और संवेदनाएं हर माहौल में अपनी पहचान बना लेती है।
तो वहीं बुलंदशहर में चैम्बर कब्जाने के विवाद को लेकर मामला तुल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को पीड़ित परिवार के साथ सैकड़ों अधिवक्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि मामले में सच्चाई सामने लाने के बजाय कुछ लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार के अनुसार एडवोकेट सलेख चंद को मृतक वकील सलीम अख्तर द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत चैम्बर आवंटन किया गया था। आरोप है कि एडवोकेट इमामुद्दीन से 8 से 10 लोगों के साथ मिलकर चैम्बर का ताला तोड़कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलने पर सलेख चंद मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया। परिवार का आरोप है कि विरोध करने पर इमामुद्दीन के साथ आए लोगों ने सलेख चंद और उनके अधिवक्ता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि सलेख चंद और अन्य अधिवक्ताओं को फंसाने के लिए गोली मारने की साजिश रची गई। मामले को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश और उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। दीप कुमार अशोक है और मैं एडवोकेट हूँ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर का मैं सदस्य हूँ। हमारे साथी हैं जो एडवोकेट है सलेख चंद और उनका बेटा है अविनाश एडवोकेट। वो करीब 15 साल से चैम्बर नंबर 272 एन में प्रैक्टिस कर रहे थे। वो चैम्बर जो था पहले सलीम अख्तर साहब हैं जो सिकंदराबाद विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने 2025 में वो चैम्बर इनके नाम सलेख चंद जी के नाम कर दिया था। तो 2 फरवरी 2025 को नाम किया था और 25 अक्टूबर 2026 को सलेख चंद जी ने बार में अपनी एक एप्लीकेशन दी थी कि सलीम अख्तर साहब ने मेरे नाम 2025 में नाम दी थी कि मेरा नाम इस चैम्बर पे चढ़ा दिया जाए। जो यहाँ की जो बार अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, उनको दी, लेकिन उन्होंने उनका चैम्बर नहीं चढ़ाया। उनकी हो जाती है मृत्यु के बाद में जो उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी को मोहरा बनाकर जो हमारे बार के अध्यक्ष हैं श्री सुमन कुमार सिंह राघव, उन्होंने अपने जो जूनियर हैं इमामुद्दीन एडवोकेट, उनके नाम उनकी पत्नी से उनके मरणोपरांत करा दिया। और जो एप्लीकेशन सलेख चंद जी की पेंडिंग बार में पड़ी थी वो तो नाम चढ़ाया नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती अपने जूनियर का नाम चढ़ा दिया और चढ़ा करके उस पर 15 दिन से करीब कब्जे का प्रयास हो रहा था। रेगुलर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका बेटा प्रैक्टिस कर रहा था। पूरी कचहरी जानती है, पूरी कचहरी के लोग जानते हैं, एडवोकेट जानते हैं। दिनांक 10/5/2026 को वो शाम को अपनी प्रैक्टिस करके गए हैं दोनों बाप बेटा। उनका ताला लगा हुआ है चैम्बर में, उनका लैपटॉप रखा हुआ, उनकी फाइलें रखी हुई हैं। इमामुद्दीन एडवोकेट का उस पर कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी 11 तारीख को 6:30 बजे जब कचहरी में कोई भी नहीं होता है, ये लोग आते हैं, इमामुद्दीन आते हैं, उनके साथ एक रफूक नाम का आदमी आता है, उनका बेटा है जियाउर रहमान, वो आते हैं। वो आकर के इन पे और उनके साथ में बहुत सारे अज्ञात 8-10 लोग आते हैं, उस पर चैम्बर पर कब्जा कर लेते हैं। और ये उनके भाई खड़े हुए हैं, उनको सूचना मिलती है, इन लोगों को सूचना मिलती है कि तुम्हारे चैम्बर पे कब्जा कर लिया गया है। तो उस सूचना पर जो है सलेख चंद जी, उनका बेटा और कुछ लोग जो यहाँ आते हैं चैम्बर पे देखने के लिए, तो पता लगता है उन्होंने एक फ्लैक्सी लगा दी और उस पर जो है ताला लगा रखा था अपना। इस बात को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रफूक है उस पर 4 मुकदमे थाने अहमदगढ़ में दर्ज हैं। वो जो है उस पर जो है रेप के, बलात्कार के और उस पर क्या बोलते हैं गैंगस्टर। तो वहीं नोएडा के थाना 113 क्षेत्र के बीच बाजार का मारपीट का मामला सामने आया है। सेक्टर 76 स्थित आम्रपाली प्रिंसिल सोसाइटी के पास लगने वाली मार्केट में कुछ युवकों के बीच जमकर झगड़ा हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक एक दूसरे पर डंडों से हमला करते हुए सरेआम मारपीट कर रहे हैं। आरोप है कि कुछ युवकों ने एक दूसरे को दौड़ाकर बेरहमी से पीटा, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के सामने आने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं थाना कांदला पुलिस द्वारा गौकशी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम एसडीजी जोन मेरठ के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष सत्यापन अभियान के तहत मोहल्ला खेल क्षेत्र में चेकिंग के लिए पहुंची थी। इस दौरान पुलिस को संदिग्ध गतिविधि नजर आई, जहां अभियुक्त खलील अपने पुत्रों के साथ गौकशी कर रहा था। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी ने कुल्हाड़ी
से टीम पर हमला कर दिया, जिससे एक आरक्षी घायल हो गया। इसके बाद आरोपी ने अवैध तमंचे से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने आत्मसात जवाबी कार्रवाई की है। मुठभेड़ में आरोपी खलील घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसके 2 पुत्र मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, करीब 2 कुंटल गौमांस और 2 जीवित गौवंश और 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा और पशु काटने के उपकरण बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो अपने पुत्रों के साथ मिलकर गौकशी कर अवैध रूप से मांस की बिक्री पर कर आर्थिक लाभ कमाता था। पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीजी जोन महोदय मेरठ के आदेशानुसार ये जो पूर्व के गौ तस्करी में लिप्त अपराधी हैं, उनका एक सत्यापन का अभियान चल रहा था। उसी क्रम में थाना कांधला पुलिस द्वारा एक अपराधी खलील के घर में चेकिंग के हेतु पुलिस गई थी, जहां पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियां स्पष्ट हुई। पुलिस ने उसका दरवाज़ा खोला तो वहां पे कुछ गौवंश के अवशेष मिले। उसने पुलिस पर देखते हुए पुलिस पर पहले कुल्हाड़ी से वार किया, फिर भागा और उसके बाद से एक तमंचा भी था, जिससे उसने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी उस पर फायर किया, जिसपे उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हुआ। घायल को अस्पताल भेजा गया है। यहाँ मौके से कुछ गौवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनको पुलिस अपने कब्जे में ले रही है। साथ ही घायल के बारे में भी पता चला, इस पर पूर्व से भी अन्य 6 मुकदमे पंजीकृत हैं और भी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है कि कहाँ बेचता था, क्या बेचता था। इसके संबंध में जांच पड़ताल की जा रही है और अन्य जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। तो वहीं शामली के थाना भवन क्षेत्र में मिशन शक्ति फेज 5.2 के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक शामली, अपर पुलिस अधीक्षक शामली और क्षेत्रीय अधिकारी थाना भवन और प्रभारी निरीक्षक के निर्देश में आयोजित किया गया। थाना भवन में बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक किया गया। उन्हें 3 नए आपराधिक कानून, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, धोखाधड़ी, छेड़खानी और बाल अपराधों के प्रति जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, समूह विवाह योजना और ऑपरेशन सवेरे के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इसके अलावा महिला पावर हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, पुलिस आपातकालीन सेवा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, एम्बुलेंस सेवा की जानकारी देकर महिलाओं को जागरूक किया गया। तो वहीं हापुड़ के अमीपुर नगोला गांव में बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के मकान पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि ये मकान सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सुबह प्रशासनिक टीम पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंची और मकान को खाली कराकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एसडीएम संदीप कुमार, एसएसपी विनीत भटनागर और एसडीएम इला प्रकाश सहित राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बुलडोजर कार्रवाई की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग भी भीड़ को हटाने और कार्रवाई पूरी की। करीब आधे घंटे चली इस कार्रवाई में पूरा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अयूब सिद्दीकी ने दावा किया है कि उनके पास हाईकोर्ट से स्थान आदेश मौजूद है, जबकि प्रशासन का कहना है कि जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि के बाद नियम अनुसार ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं बहराइच में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। दोपहर के बाद पहले धूप भरी तेज आंधी चली और उसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही चली ठंडी हवाओं ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दे दी। दिन भर तेज धूप और गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली। जैसे ही मौसम बदला, शहरवासियों के चेहरे खिल उठे और लोगों ने सुहाने मौसम का जमकर आनंद लिया।
भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के कादू नाला में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि मृतकों के परिवार में कोहराम का माहौल है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बुधवार दोपहर बाइक से घर से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों और रिश्तेदारों में उनकी काफ़ी तलाश की गई। उनका कहना है कि कोई पता नहीं चल सका। खोजबीन के दौरान कादू नाला के पास दोनों युवकों की बाइक और कपड़े मिले, जिसके बाद परिजनों ने अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से कादू नाला में तलाश अभियान शुरू किया। काफ़ी मशक्कत और घंटों की मेहनत के बाद गोताखोरों ने दोनों युवकों की शव पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जाम हो गए। युवकों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई है। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।